नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है कि एजेंसियों को एक डायरी मिली है जिसमें 6 दिसंबर को बड़े हमले की प्लानिंग का जिक्र था। 6 अलग अलग शहरों में हमले D6 मिशन के तहत किए जाने थे और डायरी में कट्टरपंथियों को तैयार करने और प्रशिक्षण देने का विवरण भी था। इस मामले में शाहीन, मुजम्मिल और उमर की बड़ी भूमिका सामने आई है। तो 6 अलग अलग शहरों में हमले होने थे। इस मिशन को D6 नाम दिया गया था। बता दें कि फरीदाबाद मॉड्यूल पर सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसियों को एक डायरी मिली है और इस डायरी के जरिए यह खुलासा हुआ है कि 6 दिसंबर को बड़े हमले की प्लानिंग की गई थी। 6 अलग अलग शहरों में बड़े हमले किए जाने थे। इसी के साथ साथ इस मिशन को D6 का नाम भी दिया था। शाहीन, मुजम्मिल, उमर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी मानी जा रही है। बता दें कि डायरी में कट्टरपंथी तैयार करने का भी जिक्र किया गया है। शाहीन, मुजम्मिल, उमर की बड़ी भूमिका इस तमाम हमलों में मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता विशाल, रघुवंशी और साथ ही तुषार हमारे साथ मौजूद है। सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले तुषार, आपके पास आऊंगी। तुषार, एक डायरी एजेंसियों को मिली है जिसमें 6 दिसंबर को बड़े हमले की प्लानिंग का जिक्र किया गया है। फिलहाल क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही इस डायरी को लेकर? बिल्कुल, देखिए, और परिधि और इस डायरी के माध्यम से ये पता लगाने के लिए अब एजेंसी कोशिश कर रही है कि ये जो D6 है इसको डिकोड किया जाए, यानी कि कौन कौन से शहर, इन 6 जो 6 नाम है इसमें 6 कौन कौन से शहर है। D6 का मतलब डिस्ट्रिक्ट 6, यानी कि अब 6 शहर कौन कौन से हैं जहां पे इनकी प्लानिंग थी धमाके की। आपको बता दें तो मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर आमिर, ये सभी मिलकर एक संगठन बना रखे थे और अपने संगठन के माध्यम से ये लोगों को बरगलाने की कोशिश भी कर रहे थे। और इनकी प्लानिंग थी कि 6 दिसंबर को 6 शहरों में ब्लास्ट किया जाए। एजेंसियां ये पता लगा रही है कौन कौन से शहर है और कहां कहां इन्होंने रेकी की है, किन किन जगहों पर गए हैं। क्या कोई धार्मिक जगह है? अयोध्या, वाराणसी भी है, क्योंकि पहले भी खबर आई थी कि ये जो डॉक्टर शाहीन है और डॉक्टर परवेज अंसारी, ये लोग अयोध्या और वाराणसी का दौरा भी कर चुके हैं। तो एक बार फिर से एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और एजेंसियां इनके पूरे मॉड्यूल के बारे में पता लगा रही है। साथ ही स्लीपिंग मॉड्यूल जिस तरह से इनका काम कर रहा है, तो स्लीपिंग मॉड्यूल के अंतर्गत कौन कौन लोग थे उनकी भी तलाश की जा रही है। आपको बता दें तो अभी कल ही लखनऊ में भी छापेमारी की गई है और इनके टच में रहने वाले 2 भाई बहनों को गिरफ्तार, हिरासत में भी लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे और कौन कौन से स्लीपिंग मॉड्यूल है बिल्कुल तुषार, ये व्हाइट कॉलर का टेरर और कहां तक फैला हुआ है, एजेंसियां इस मामले की पड़ताल में अब जुटी हुई है। विशाल भी हमारे साथ मौजूद है। विशाल, 6 अलग अलग शहर जहां पर हमले की पूरी प्लानिंग की गई थी, इसमें उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थल भी हो सकते हैं। फिलहाल अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी भी मिल रही है कि कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग भी दी गई है जिसका जिक्र इस डायरी में किया गया है। देखिए, बिल्कुल लगातार इस पूरे मामले को लेकर जैसे जैसे जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश के तमाम जो धार्मिक स्थल थे वो निशाने पर थे, इससे कोई मना नहीं कर सकता जांच एजेंसी, क्योंकि लगातार इसके सबूत भी मिले हैं। पूर्व में भी इस तरह की चीजें हुई हैं। इसके साथ साथ कट्टरपंथियों की जो ट्रेनिंग की बात आ रही है, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि मैडम सर्जन जो शाहीन थी वो जो है बाकायदा इस तरह की जो टीम जो है वो तैयार कर रही थी। आतंकी महिलाओं की जो फौज है वो तैयार कर रही थी। इसके साथ साथ लगातार कट्टरपंथी जो पुरुष थे या महिला थे उनको जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि वो इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसके लिए जैश-ए-मोहम्मद की जो पूरी प्लानिंग थी वो प्लानिंग जो है फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से चाहे वो विस्फोटक जमा करने का एजेंडा हो या तमाम जो टीम बनाने का एजेंडा हो, कट्टरपंथियों को मिलाने का एजेंडा हो, और इनके साथ साथ जिस तरह से ये ब्रेन वॉश लड़कियों का करने का काम डॉक्टर शाहीन कर रही थी, ये तमाम ऐसे खुलासे हैं जो आने वाले वक्त में और ज्यादा होने वाले हैं। आप दोनों सहयोगी मेरे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। आतंकी शाहीन और परवेज मामले में जांच एजेंसियों को बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आरोप वर्ल्ड फार्म में रात 11 बजे से 2 बजे तक आपस में संपर्क करते थे। शाहीन इस ग्रुप की एडमिन थी और महिला आतंकियों को 2 टीम अरोरा और लूना बना रही थी और सभी संदेश कोड वर्ड में दिए जाते थे। परवेज पिछले 1 साल से नाइट ड्यूटी करता था और ग्रुप में शामिल था। आरिफ भी उस ग्रुप में मौजूद था। जांच में परवेज के घर से चापड़ भी बरामद हुआ है। ग्रुप में हाओ और साथ ही स्पाइरो
ग्रिफिक और साथ ही कैलकुलस जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। शाहीन अल्फा के रूप में वॉल्फ पैटर्न पर हमला करने की योजना बनाती थी। जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर अब कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब शाहीन और परवेज से जुड़ी हुई बेहद अहम जानकारी सामने आई है, जिसमें ये बात निकल के आई है कि शाहीन और परवेज वुल्फ आवर में पूरी तरह से एक्टिव होते थे। रात में ही लगातार तमाम आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की जाती थी। इसके साथ ही साथ बाकायदा एक ग्रुप जो है वो जांच एजेंसियों को मिला है, जिसमें शाहीन, परवेज, आरिफ जुड़े हुए थे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वुल्फ पैटर्न पर लगातार ये आतंकी काम कर रहे थे। कैमरामैन रामासाद विशाल वंशी, जी मीडिया। और आतंकी शाहीन के बैंक खातों से भी बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताएंगे क्या कुछ खुलासा हुआ है, लेकिन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। विशाल, एक व्हाट्सएप ग्रुप का अब जिक्र हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में और क्या कुछ सामने निकल कर आया है, क्या कुछ बातचीत इन आतंकियों की आपस में हुई है? देखिए, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें सीधे तौर पर वुल्फ पैक इसका नाम रखा गया था और इसमें शाहीन और परवेज जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ आरिफ भी जुड़ा हुआ था। इसके साथ और भी करीब 13 नंबर और जुड़े हुए हैं और उन सभी नंबरों के आगे नाम नहीं लिखा हुआ। उन सभी नंबरों के आगे जो भेड़ियों की जो प्रजाति होती है उनके नाम लिखे हुए हैं बाकायदा। वहाँ पर जब ये व्हाट्सएप ग्रुप की जब शुरुआत होती थी, जब ये रात की जो टाइमिंग है, जो हम ये बार बार कह रहे हैं कि वुल्फ पैटर्न पर काम कर रहे थे ये लोग, वुल्फ आवर का प्रयोग कर रहे थे। रात में 11 से 2 बजे के बीच में ये बातचीत करते थे। इनके जो कॉल डिटेल्स आए हैं वो करीब 11:47 पर आए हैं, कि कुछ कॉल डिटेल्स 12:48 पर आए हैं। तो 11 से 2 के बीच में मैसेजेस और कॉल डिटेल्स की जानकारी जांच एजेंसियों के हाथ में लगी है। और ये सबसे बड़ा इनपुट है कि ये रात दिन में ये सामान्य व्यक्ति तरह रहते थे और रात में ये लोग वुल्फ आवर में बाकायदा वुल्फ पैटर्न पर काम करते थे। वुल्फ पैक इन्होंने बना रखा था और उसी के आधार पर इसमें एक सबसे खास बात है कि परवेज के घर पर चापड़ जो मिला था उसमें भी एक मैसेज जो ये परवेज की तरफ से पूछा गया था कि क्या लोन वुल्फ अटैक भी किया जा सकता है। बिल्कुल, इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही आपस में ये सभी लोग जुड़े हुए थे और जो प्लानिंग होती थी यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आगे की जाती थी। आतंकी शाहीन के बैंक खातों से बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को शाहीन के 7 बैंक खातों की डिटेल मिली है, जिनमें कुछ निजी और कुछ सरकारी बैंक में है। जांच में पता चला कि 7 साल में लगभग 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। इसमें 2014 में 9 लाख, 2015 में 6 लाख, 2016 में 11 लाख और 2017 में 19 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन दर्ज है। एजेंसियां अब पैसों के स्रोतों का पता लगा रही है कि आखिर ये लेन देन कहां से हुआ है, कहां से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और कहां से पैसे इस अकाउंट में आए हैं। और अब आतंकी शाहीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं और एक पासपोर्ट GSVM मेडिकल कॉलेज के पते पर मिला है। साथ ही दूसरे पासपोर्ट का पता लखनऊ का है। तीसरा पासपोर्ट फरीदाबाद के पते पर बना है। एक पासपोर्ट में पिता को अभिभावक दिखाया गया है। इसके अलावा दूसरे पासपोर्ट में पति को अभिभावक दिखाया गया है और तीसरे पासपोर्ट में भाई को अभिभावक दिखाया गया है। तो ये 3 पासपोर्ट जो कि डॉक्टर शाहीन के मिले हैं, इसमें भी अलग अलग पते दर्ज कराए गए हैं। को दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन के पास से 3 पासपोर्ट मिला है। तीनों में पते अलग अलग हैं, अभिभावकों के नाम भी अलग अलग हैं। पहले पासपोर्ट में फरीदाबाद का एड्रेस है, दूसरे पासपोर्ट में GVM कॉलेज कानपुर का एड्रेस है और तीसरे पासपोर्ट में लखनऊ का एड्रेस है। अभिभावकों के नाम भी तीनों पासपोर्ट में अलग अलग दर्ज हैं। पहले पासपोर्ट में पति का नाम अभिभावक के रूप में दर्ज है, दूसरे पासपोर्ट में पिता का नाम अभिभावक के रूप में दर्ज है और तीसरे पासपोर्ट में डॉक्टर परवेज यानी कि उसके भाई का नाम अभिभावक के रूप में दर्ज है। जांच एजेंसियों ने जब ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है और 2013 में वह थाईलैंड भी गई है। इसके अलावा 6 अलग अलग देशों का भी वो दौरा कर चुकी है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इनके इस दौरे के पीछे क्या वजह थी और किन किन लोगों से मुलाकात हुई थी। हालांकि डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन पाकिस्तानी आर्मी के एक डॉक्टर से भी मिला है। साथ ही जो अन्य 6 देशों का दौरा डॉक्टर शाहीन ने किया है वहां पे किससे मुलाकात की, क्योंकि डॉक्टर शाहीन का जो कनेक्शन है वो जैश
जैसे आतंकी संगठन से भी निकलकर सामने आया है। ऐसे में जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट के अलावा अन्य किसी और भी आतंकी गतिविधि में डॉक्टर शाहीन शामिल रही है। कैमरा पर्सन राम बालक के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। और आतंकी शाहीन और परवेज खिलाफ बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों व्हाट्सएप पर आतंकी पाठशाला चला रहे थे। शाहीन महिला विंग की कमान संभालती थी, जबकि परवेज और आरिफ पुरुष विंग की जिम्मेदारी संभालते थे। ग्रुप में देश भर से 100 से ज्यादा लोग जुड़े थे और जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती थी। वीडियो कॉल पर शाहीन कट्टरपंथी पाठ पढ़ाती थी। गिरफ्तार हापुड़ के फारूक सहित कई लोग इस ग्रुप में जुड़े थे। जवानों को अल्लाह के नाम पर भड़काया जाता था, परिवार छोड़ने को और कुर्बानी के लिए ब्रेन वॉश किया जाता था। आरिफ मौलानाओं की तकरीर कराता और उन्हें दिल्ली, केरल, बंगाल और ओमान भी ले गया है। बैठकें सहारनपुर, बहराइच, संभल, बिजनौर और मुरादाबाद में हुई है। तो आतंकी शाहीन और परवेज को लेकर एक और खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप पर आतंकी पाठशाला ये आतंकी चलाते थे। और चलिए तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, एक और जहां लेन-देन का भी जिक्र हो रहा है, बैंक से कई जगह से लेन देन हुआ है, इसे लेकर भी बताइएगा कि क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है। साथ ही साथ जो ये व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आया, 100 से ज्यादा लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे और कट्टरपंथी सोच और उसकी जो पाठशाला है वो व्हाट्सएप के जरिए चलाई जा रही थी, संचालित की जा रही थी। इनके अकाउंट में आए हैं। सबसे खास बात है कि 2014 में पैसे आए हैं, 2016 में 9 लाख रुपए आए हैं, 2015 में भी 6 लाख रुपए आए, 2017 में 11 लाख रुपए आए और 2019 में 16 लाख रुपए आए। तो एटीएस को अब ये जो जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश करें कि जो ये हैवी अमाउंट 16 लाख की 11 लाख रुपए का आया, ये कैसे आया, कहाँ से आया, किस मकसद से आया। दूसरी तरफ जांच एजेंसियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है जिसमें आतंकी पाठशाला चलाई जा रही थी। उसमें डॉक्टर शाहीन भी थे, डॉक्टर आमिर भी था और डॉक्टर परवेज अंसारी भी था। महिला विंग की जो कमांडर थी वो डॉक्टर शाहीन थी और पुरुष विंग का जिम्मा सौंपा गया था डॉक्टर परवेज अंसारी और डॉक्टर आमिर को। 100 से भी ज़्यादा लोग इस यूपी के और अन्य प्रदेश के लोग इसमें जुड़े हुए थे। उनसे लगातार ये लोग बातचीत करते, कट्टरपंथी बातें उसमें बताते थे, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती थी। आतंक के रास्ते को अल्लाह का पैगाम बताया जाता था और साथ ही ये भी कहा जाता था कि अल्लाह ने तुम लोगों को चुना है, अल्लाह के रास्ते पर चलो। ये भी कहा जाता था महिलाओं को कि इसके लिए, इस जिहाद के लिए आपको अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, तलाक देने पड़ सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। तो ये जो पूरा नेक्सस था इन लोग का, ये हर तरह से काम कर रहा था, जमीन पर भी काम करता था और सोशल मीडिया के माध्यम से भी काम करता था, जिनमें आतंकियों को भर्ती करने की कोशिश करना, लोगों को रेडिकलाइज करना और साथ ही उनको बरगला कर अपने आतंकी संगठन में शामिल करना। अब इसके पीछे क्या मंशा रही है, इनकी मंशा कितनी कामयाब हो पाई, क्या सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट में ये आरोपी है या फिर और भी जो आतंकी ब्लास्ट हुए हैं देश में उसमें भी ये आरोपी हैं। तो ऐसे में ये पता लगाने की कोशिश अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। तमाम तरह से जांच एजेंसियों ने इनके बिल्कुल पता लगाने की कोशिश यही हो रही है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट में ही ये लोग जुड़े थे और उसके बाद अब जो D6 का कनेक्शन सामने आया कि 6 शहरों को दहलाने की जो साजिश है इन लोगों ने रची, उसमें और कौन कौन जुड़ा है, फिलहाल उन तक पहुंचना भी जांच एजेंसियों के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां भी बना हुआ है। तो तुषार आप हमारे साथ बने रहिए, विशाल भी लगातार हमारे साथ बने हैं। विशाल, कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए अब माना जा सकता है कि चुनौती बनी हुई थी कि कैसे इन सभी आतंकियों तक पहुंचा जाए। जो व्हाइट कॉलर का जो ये टेरर है ये कहां कहां तक फैला हुआ है, कैसे इन पर शिकंजा कसा जाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई लोग जिनका ब्रेन वॉश किया गया, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ा गया है, अब उन तक भी एटीएस लगातार पहुंच रही है, पूछताछ कर रही है। देखिए बिल्कुल, ये अगर आप पूरा मॉड्यूल देखेंगे तो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, तमाम जगहों पर इस मॉड्यूल्स के तमाम ऐसे मेंबर्स थे जो इस पूरे ब्लास्ट के बारे में जानकारी रखे थे। इसके साथ साथ वो लोग इसका जो है अंग थे। सबसे बड़ी बात है कि जांच एजेंसियों को इन तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जैसे कि शुरुआत में ही आ गया था कि ये स्लीपर मॉड्यूल्स जो होते हैं वो पूरी तरह से एक बार फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और शायद ये वही जो है मोड था। हालांकि ये जो ब्लास्ट जो है ये आनन फानन में किया गया था, क्योंकि लगातार जो लोग पकड़े जा रहे थे उसके डर के बाद इस तरह की चीजें कर दी गई थी।
लेकिन इनका जो मंसूबा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इनकी बड़ी प्लानिंग थी, तमाम जगहों पर एक साथ दहलाने की प्लानिंग थी और इसीलिए जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। आप देखिए एनआईए लगातार जो इस पूरे मामले को लेकर टेक ओवर कर चुकी है, जांच कर रही है। तमाम जो यूपी एटीएस हो, चाहे वो पुलिस हो, हर जो जांच एजेंसी है वो अपने लेवल पर जो है जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला अभी जो है इसमें अभी और ऐसे तार हैं जिनको सुलझाना बहुत जरूरी है। अभी ऐसी कई चीजें हैं जिनके जवाब तलाशना जांच एजेंसियों को बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके जो लिंक्स बने, ये शाहीन अगर कड़ी थी बिल्कुल उस लिंक्स को पकड़ना जांच एजेंसियों को बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब लगातार जांच भी जारी हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मामले में 3 और डॉक्टर भी हिरासत में ले गए हैं। डॉक्टर हामिद, हफीजुल और निसार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये तीनों आपको बता दें कि 7 साल सऊदी अरब में रहने के बाद लखनऊ लौटे और ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली गिरफ्तारी हुई, आमिर पर शिकंजा कसा गया। साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, इन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आमिर के नाम पर ही ये i20 कार थी। अब इस आमिर को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए अब इस आमिर से लगातार पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये कश्मीर का रहने वाला है और इसने ही ये कार खरीदी और साथ ही साथ एनआईए अब तमाम एंगल्स को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए का एक्शन कहां तक पहुंचा है, अब ये देखिए कि आमिर पर शिकंजा एनआईए ने कस दिया है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच यूपी में जारी है। मामले में 3 और डॉक्टर की हिरासत में ले गए हैं और डॉक्टर हामिद, हफीजुल और निसार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तीनों 7 साल सऊदी अरब में रहने के बाद लखनऊ लौटे थे और जीएसवीएम से बर्खास्त हुए थे। डॉक्टर हामिद कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में है और परिवार के साथ कानपुर में रहते हैं। डॉक्टर हफीजुल और निसार लखनऊ के निजी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। जांच में कानपुर में शाहीन और आरिफ का नेटवर्क मिला। चमनगंज, साथ ही बेकनगंज, जाजमाऊ, काकादेव और रावतपुर में ठिकानों की जानकारी मिली है। आरिफ अशोकनगर में किराए के मकान में रहता था। मकान के बगल में फातिमा कॉन्वेंट स्कूल है। एजेंसियां वहां के सीसीटीवी और आरिफ के मूवमेंट खंगाल रही है। स्कूली छात्रों को रेडिकलाइज करने का भी शक है। प्रवीण पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से ज्यादा जानकारी के लिए, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यूपी एटीएस का जो जांच पड़ताल है वो लगातार अब कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ दिल्ली कार ब्लास्ट में कानपुर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज काफी चर्चा में है। दरअसल इस कॉलेज में डॉक्टर रहीश शाहीन की आतंकी संलिप्तता के बाद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पर लगातार एजेंसियों की नजर बनी है। इस कड़ी में एजेंसियों को जांच में पता चला है कि कॉलेज के 7 और डॉक्टर लापता है, जिससे एजेंसियों का शक और बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 2013 से लापता शाहीन को कॉलेज ने 2021 में बर्खास्त किया। अब एजेंसियां फिजियोलॉजी, सर्जरी समेत कई विभागों के इन लापता डॉक्टरों की तलाश और पड़ताल कर रही है। और चलिए कानपुर से हमारे साथ प्रवीण पांडे भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, 3 डॉक्टर हिरासत में ले गए हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टर अभी भी लापता है, जिनकी तलाश अब एटीएस कर रही है, पुलिस कर रही है। क्या और जानकारी मिल पा रही है? 2006 से लेकर 2013 डॉक्टर शाहीन कानपुर में एचओडी थी फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में। उसके बाद से 13 से गायब हो जाती हैं। उसी समय से 7 डॉक्टर और लापता होते हैं। सूत्रों की माने तो जिसमें 2 डॉक्टर बताया जा रहा है कि वो यूएस चले गए। बाकी डॉक्टर कहाँ गए, इनका जांच एजेंसियां पता लगा रही है। जांच एजेंसियां लगातार कानपुर के मेडिकल कॉलेज कार्डियोलॉजी, जहां से डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया था, वहां जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार में अचानक 2013 के बाद से वो डॉक्टर कहाँ लापता होते हैं, उनका मूवमेंट क्या था, बर्ताव कैसा था, इस पे भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, चाहे वो चमनगंज की बात करें जहां पर डॉक्टर शाहीन का ज्यादा जाना था, चमनगंज, बेकनगंज, नाला रोड, ये जहाँ डॉक्टर शाहीन इनका मूवमेंट ज्यादा था वहां पर। इसके साथ ही जो एनजीओ हेल्थ कैंप लगाते थे डॉक्टर शाहीन के माध्यम से, उस एनजीओ की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही कार्डियोलॉजी में जो जहां से डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया, वहां पर जम्मू कश्मीर के और भी कई अन्य डॉक्टर हैं, उनसे भी वो भी जांच के
दायरे में है। और एक नया इनपुट ये निकल के आ रहा है क्योंकि डॉक्टर आरिफ को पहले पीजीआई लखनऊ मिलता है, काउंसलिंग के दौरान अचानक वो पीजीआई लखनऊ छोड़ के कानपुर में एडमिशन क्यों लेते हैं, एक ये सवाल उठता है। दूसरा ये है कि डॉक्टर एक थे जो उनके कमरे में रहते थे, यासिर को कानपुर कार्डियोलॉजी मिला था, वो छोड़ के अचानक अलीगढ़ चले गए। ये तमाम वो सवाल है जो जांच एजेंसियों के दायरे में जिन पर जांच कर रही है। इसके साथ ही यूपी एटीएस से कई जांच एजेंसियां जो है कानपुर के मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है, उनका डेटा ले रही है कि आखिरकार में शाहीन के समय कौन कौन उनके संपर्क में था, किस किस से बातें करती थी। तमाम वो सवाल है जिनमें जो जांच एजेंसियों के दायरे में आ रहे हैं। जांच पड़ताल लगातार चली है। 60 डॉक्टरों की बात करें, सूत्रों की माने तो 60 डॉक्टर 2013 से लापता है, जिनमें 3 डॉक्टर विभाग के थे जिनको 2021 में बर्खास्त कर दिया गया था डॉक्टर शाहीन के साथ ही। बाकी के डॉक्टर कहां, उनकी जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका, विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया, तुषार आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है। लाल किला ब्लास्ट केस में यह पहली गिरफ्तारी हुई है। आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया है। धमाके में इस्तेमाल i20 आमिर के नाम पर थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया है, उस पर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप है। आमिर पर आरोप है कि उसने आतंकी उमर के साथ मिलकर हमले की साजिश की। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट में जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो कार भी आमिर के नाम पर ही रजिस्टर है। तो दिल्ली ब्लास्ट में पहली गिरफ्तारी एनआईए ने की है। और नूह में उमर के घर पहुंचा जी मीडिया। उमर के पड़ोसियों की जी मीडिया पर गवाही। रात भर फोन पर चैट उमर करता था। बैग में कुछ लेकर उमर जाता था। नूह के हिदायत नगर में उमर रहता था और घर की छत पर भी कई बॉक्स मिले हैं। तो जी मीडिया की टीम उमर के पड़ोसियों से बातचीत की है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि नूह में उमर के घर पर जी मीडिया की टीम पहुंची है और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे जी मीडिया ने बातचीत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि रात भर फोन पर उमर चैट करता था और साथ ही ये भी कहा कि बैग में लेकर अक्सर उमर कुछ जाता था और नूह के हिदायत नगर में उमर रहता था और घर की छत पर भी कई बॉक्स पाए गए हैं। देर रात और ये तानिया और ये चांदनी का परिवार, आपका क्या नाम बताया आपने? साजिया ने बताया है कि ये फोटोग्राफ ये इसको देखा था आपने साजिया? ये कहा क्या करता था यहाँ पर? फोन चलाता रहता था। और ये आपने इसको देखा है? ये देखिए, ये जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव है कि ये क्या ये शख्स को पहचान लिया? यही है, यहीं पे बैठ रहता था कुर्सी पे, ये लकड़ी के पास कुर्सी डालकर बैठा था। पूरी रात में जाता, सिर्फ 8 बजे उठ के यहाँ से, और हम इसे यहीं बैठा देखते थे। हमेशा यहीं बैठा रहता था। और ये बैग भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ये कुर्सी यहीं डालता था? हाँ, ये कुर्सी यहीं थे। ये तो बैग नहीं कहीं है। ये आप पहचानिए साजिया? हाँ, ये यहाँ बैठा रहता था। ये खाना भी कभी कभी ये देते थे इनके लिए। कौन देता था? ये इनके बच्चे, इनसे बात करते थे। हाँ। मिलते जुलते थे। अच्छा, तो ये तानिया शाजिया तानिया आप ये पहचानिए इस शख्स को। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये वही शख्स है जो वही है। हम बता रहे, हम ये वही शख्स है जो यहाँ पर बैठा रहता था। ये इसको आप एक ठीक से देखिए, ये है, ये यही व्यक्ति था, यही है वो। हम खड़े हैं हिदायत नगर नूह के उसी मकान में जहां पर आतंक की खिचड़ी पक रही थी और ये खिचड़ी पकाने वाला बावर्ची था डॉक्टर उमर, जो इसी मकान में रहता था। और ये जब आता था तो अपनी जो कार जिसको विस्फोट में इस्तेमाल किया गया इसी मस्जिद के पास खड़ा किया जाता था। और इसके जो मकान मालिक हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का शोएब की जो साली है, वो ऐसा बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसकी बच्ची को भी कहीं ले जाया गया है, छोटी बच्ची है, लेकिन इसी मकान में वो रहकर और सारी आतंक की साजिश की तैयारी कर रहा था। वो अमोनियम नाइट्रेट जो है पोटली में बैग्स में भर करके यहाँ लाया गया और वो जो मिश्रण होता है जो विस्फोटक तैयार करने के लिए होता है, वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा था। और पड़ोसियों ने भी इस बात की तस्दीक की है, सबने बताया है कि यहाँ पर वो आकर ऊपर छत पर भी आता था कभी कभार और देर रात तक वहां पर रहकर वो अपनी साजिश को अंजाम देने की जो रणनीति है उसे बनाया जाता था।